बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अजीज तलबा तालबात, आज के लेक्चर में हम 2024 के पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है ड्राइव द आईएस कर्व ग्राफिकली। फर्दर एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोजीशन एंड स्लोप ऑफ द आईएस कर्व। आईएस कर्व की पोजीशन और इसके स्लोप को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है वो भी डिस्कस करें। तो पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल है डिस्कस इन डिटेल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के स्पेशल रेफरेंस के साथ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन जो है वो डिस्कस करें। तो ये वाला क्वेश्चन पिछले पेपर में 2023 के पेपर में भी था, तो हमने चूंकि कर लिया है इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट। क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट की क्या पोजीशन है, क्या उसके थॉट्स हैं, क्या उसकी वेयर अबाउट्स क्या है, वो उसके क्या ख्यालात हैं, उनकी क्या नजरियात थे, और केंद्रीय स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट, केंद्रीय स्कूल के क्या नजरियात है, क्या उसकी सोचें। तो बेसिकली हम लोग ये आईएस कर्व और ये दो सवालात जो ना हम हल करेंगे। तो पहले हम क्लासिकल और केंद्रीय स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आईएस कर्व को सॉल्व करेंगे जो एक व्हाइट बोर्ड वाला क्वेश्चन है। बेसिकली ये तो प्रेजेंटेशन से हो जाएगा, ये थ्योरेटिकली है, इसलिए इसके लिए हमें व्हाइट बोर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक कंपैरिजन होगा। तो ये बहरहाल इसके लिए हमें व्हाइट बोर्ड यूज करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट अ नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट, ये इसके जो बानी थे ये एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, 18 एंड 19वीं सेंचुरी, 1930 से पहले के जितने इकोनॉमिस्ट हैं और यहाँ वो इकोनॉमिस्ट जो इनके ख्यालात के हामी हैं उसको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। और इसके थॉट्स जो मेन बिलीफ्स हैं वो जरा हम इसको देख लें। मेन बिलीफ इसका क्या है, एक्सपेक्ट और क्लासिकल व्यूज क्या है। नंबर 1 मेन बिलीफ इसका ये है कि इकोनॉमी इज सेल्फ रेगुलेटिंग, यानी इकोनॉमी अपने आप को खुद करेक्ट करती रहती है। इसके लिए किसी किस्म की इंटरवेंशन की, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की या दूसरे लोगों के इंटरवेंशन की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं रहती। ये फ्री मार्केट और फ्री मार्केट ही फुल एम्प्लॉयमेंट तक ऑटोमेटिकली ले जाएगी। यानी अगर फ्री मार्केट रहेगी, गवर्नमेंट किसी किस्म की कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी, गवर्नमेंट उनके नजदीक गवर्नमेंट जो इंटरवेंशन है वो मार्केट रिजिडिटीज या मार्केट इम्परफेक्शंस जनरेट करती है जिससे आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं जा सकते। तो ये उनका मेन बिलीफ है। नंबर 1 कि मार्केट मस्ट बी फ्री, गवर्नमेंट शुडंट इंटरवीन एंड इकोनॉमी इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग। दूसरी चीज है गवर्नमेंट रोल। वो कहते हैं गवर्नमेंट का रोल सिर्फ आपका प्रॉपर्टी राइट्स को, इन्फोर्समेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स को, रेगुलेशंस को मेंटेन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने तक होना चाहिए। यानी गवर्नमेंट किसी किस्म की कोई जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं करेगी या उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई अपना हिस्सा नहीं डालेगी, उसको रेगुलेट करने की कोशिश नहीं करेगी। क्या करेगी गवर्नमेंट? सिर्फ इतना करेगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज के, मुख्तलिफ इकोनॉमिक एजेंट्स के, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के, या दो प्रोड्यूसर्स के या दो कंज्यूमर्स के, उनके आपसी कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करेगी। यानी अगर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट करके भाग रहता है तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करे और उस बंदे को मजबूर करे कि उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे। इसी के से प्रॉपर्टी राइट्स हैं, हर बंदे की जो प्रॉपर्टी है उसको वो इंश्योर करे गवर्नमेंट की उसकी प्रॉपर्टी महफूज रहेगी और वो उसके अपनी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकेगा और वो लीगली ही वो किसी दूसरे को ट्रांसफर करेगा, कोई दूसरा उस पर कब्जा नहीं करेगा। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और मुल्क में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएगी। पुलिस, पुलिसिंग और कोर्ट्स एंड जजेस और इन लोगों को मजबूत बनाएगी ताकि लोग अपना जो इकोनॉमिक फरीजा है, जो माशी उनका जो काम है, उनको वो परफॉर्म कर सके।
यानी अपने कारोबार कर सके, अपनी एम्प्लॉयमेंट कर सके, मुलाजमतें कर सके। तो ये काम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है कि वो कोई भी अपनी जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करे। अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्लासिकल्स का ये कहना है कि मुल्क में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं होती है, कभी इन्फ्लेशन पैदा नहीं होता। अगर कभी इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट ये आएगा, चीजें महंगी होने से उनकी डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी। डिमांड कम होने से जब डिमांड कम होगी तो चीजें बिकेंगी नहीं। जब चीजें नहीं बिकेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो इन्फ्लेशन जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसी के से अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो वेजेस कम हो जाएंगी। जब वेजेस कम हो जाएंगी तो जो लोग अनएम्प्लॉयड है वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये बेसिकली उनका कि अनएम्प्लॉयमेंट रहती नहीं। ये अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो भी गई है तो ये वेजेस, ये जो ना ये टेम्पररी एक फिनोमेना होगा, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम हो जाएंगी, वेजेस कम हो जाएंगी। जब वेजेस और प्राइसेस कम हो जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट दूर होना शुरू हो जाएगी। वेजेस एंड प्राइसेस एडजस्ट टू रिस्टोर फुल एम्प्लॉयमेंट, कि वेजेस और प्राइसेस दोनों एडजस्ट करेंगी, वेजेस कम हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट होने का मतलब ये कि लेबर की सप्लाई ज्यादा है, लेबर की सप्लाई ज्यादा होने से उसकी वेजेस कम हो जाएगी। जब वेजेस कम होंगी तो लोग जो बेरोजगार फिर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। फोकस, फोकस कहता है लॉन्ग रन ग्रोथ एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज पे, प्रोडक्शन पे, लेबर पे और कैपिटल पे। फिस्कल पॉलिसी, वो कहते हैं गवर्नमेंट का क्योंकि कोई रोल नहीं है, इसलिए फिस्कल पॉलिसी की किस्म की कोई जरूरत नहीं है, तो मार्केट अपने आप को खुद ही करेक्ट कर लेगी। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफन इग्नोर्ड और बिलीव टू बी इनइफेक्टिव इन इन्फ्लुएंसिंग रियल वेरिएबल। कहते हैं अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, यानी जर की मिकदार को, मनी को बढ़ाएंगे, तो इससे सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगी, आउटपुट नहीं बढ़ेगी, यानी रियल वेरिएबल चेंज नहीं होंगे। इंटरेस्ट रेट का कोई फर्क पड़ेगा या प्राइसेस बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, ना ही आपकी आउटपुट बढ़ेगी, ना ही आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लॉन्ग रन में ये सिर्फ आपकी प्राइसेस को बढ़ाएगी। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी आपको अडॉप्ट करने का कोई फायदा नहीं है। जर की मिकदार को बढ़ाएंगे तो उससे सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगी, तो रियल वेरिएबल कोई नहीं बढ़ेगी, सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल्स ही बढ़ेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफन इग्नोर्ड और बिलीव टू बी इनइफेक्टिव इन इन्फ्लुएंसिंग रियल वेरिएबल्स। रियल वेरिएबल यानी एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, ये नहीं बढ़ेगी, सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल, इंटरेस्ट रेट चेंज होगा या आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होगा या आपका वो प्राइस चेंज होगी, ये चीजें चेंज हो जाएगी। प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी इनका बहुत बड़ा असम्पशन है कि प्राइसेस फ्लेक्सिबल है, वेजेस फ्लेक्सिबल है, इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल है, यानी ये चेंज हो सकता है, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। प्राइसेस बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। प्राइसेस एंड वेजेस आर फ्लेक्सिबल एंड एडजस्ट टू ब्रिंग मार्केट्स इनटू इक्विलिब्रियम। तो प्राइसेस और वेजेस ये मार्केट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए फ्लेक्सिबल है, ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। की कोड कहते हैं इनविजिबल हैंड, यानी प्राइसेस जो है या बेनिफिट जो है, गाइड्स इंडिविजुअल्स टू प्रमोट द गुड सोसाइटी। इनविजिबल हैंड यानी हर बंदे का जो जाती मफाद है ये प्रमोट करेगा, ये गाइड करेगा हर बंदे के को एक अच्छा आदमी बने, वो अच्छी पॉलिसीज बनाए और अच्छे तरीके से वो काम करेगा। तो ये बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिक्स के मेन थॉट है, मेन बिलीव्स हैं कि वो चाहते हैं कि इकोनॉमी सेल्फ रेगुलेटिंग रहे, फ्री मार्केट रहे, गवर्नमेंट का रोल कम से कम हो और वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म ना करे, वो अपने आप को सिर्फ प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं ये एक टेम्परेरी फिनोमेना होती है, ये कभी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती, जब भी जनरेट होगी तो वेजेस कम होने से ऑटोमेटिकली वो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। तो ये था बहरहाल। अब आगे है केन्जियन। केन्जियन का मेन बिलीफ है कि कहते हैं मार्केट कैन फेल एंड स्टे इन डिसइक्विलिब्रियम। मार्केट फेल हो सकती है, डिसइक्विलिब्रियम में हो सकती है, इसके लिए डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। लॉन्ग पीरियड में डिमांड ड्राइव द इकोनॉमी, डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, डिमांड को साथ लेके चलना पड़ेगा। और ये कहते हैं गवर्नमेंट शुड मैनेज डिमांड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, यानी ये गवर्नमेंट को एक अहम रोल जो देता है। इसका कहना है कि अगर आप सड़कों पे इशारे नहीं लगाएंगे और ये समझेंगे कि लोग खुद ही अपने आप को मेंटेन करके तो गुजर जाएंगे, तो हर बंदा पहले गुजरा जाएगा। जब हर बंदा पहले गुजरा जाएगा तो सड़क पे हादसा हो सकते हैं, ट्रैफिक जाम हो सकती है। इसी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जब हर बंदा अपने आप को मेंटेन करेगा और हर बंदा ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने की कोशिश करेगा तो वो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, ट्रैफिक जैम हो सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैम हो सकती है। तो इसके लिए आपको ट्रैफिक लाइट्स की जरूरत पड़ती है। ट्रैफिक लाइट्स क्या करती है, आपकी जो ट्रैफिक है उसको रेगुलेट करती है, उसको
उसको किसी को रोकती है, किसी को जाने देती है। इसी से गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी जरूरी है कि वो किसी को रोकेगी, किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाएगी, किसी फैक्ट्री को, किसी एक सेक्टर को पहले स्टॉप करेगी, दूसरे सेक्टर को आगे बढ़ने देगी, फिर उस सेक्टर को स्टॉप करेगी, फिर पहले इसी से सारे सेक्टर जो ना मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तो इससे कसाद बाजारी आ सकती है, इन्फ्लेशन आ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली इंटरवीन करना पड़ेगा इकोनॉमी में, और गवर्नमेंट किसी ना किसी हवाले से अपना रोल जो है वो प्ले करेगी। तो गवर्नमेंट का रोल एक्टिव रहेगा। तो गवर्नमेंट शुड मैनेज डिमांड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। गवर्नमेंट को डिमांड को स्टेबलाइज ड्राइव करना पड़ेगा, डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, स्पेशली ड्यूरिंग द रिसेशन। रिसेशन में तो लाजमी गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए ताकि वो डिमांड को बढ़ाए। अनएम्प्लॉयमेंट, वो कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, रह भी सकती है, और ये इसकी मेन वजह है डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। जब डिमांड नहीं रहेगी, मार्केट में डिमांड की डेफिशिएंसी रहेगी, कम रहेगी डिमांड, तो रिजल्ट ये आएगा कि लोगों की चीजें कम बिकेंगी। जब चीजें कम बिकेंगी तो आउटपुट कम हो जाएगी, जब आउटपुट कम होगी तो रिजल्ट ये आएगा कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। तो अब इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कैसे किया जाएगा? इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का तरीका केन्स ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डिमांड को बढ़ाए। डिमांड कैसे बढ़ाएगी? वो सोशल वर्क शुरू करे, वो पब्लिक वर्क शुरू करे, वो सड़कें बना दे, वो पुल बना दे, वो गलियां बनानी शुरू कर दे, नालियां पक्की करानी शुरू कर दे। इस तरीके से लोगों के पास पैसा जाएगा। जब लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग डिमांड को बढ़ाएंगे। जब डिमांड को बढ़ाएंगे तो फैक्ट्रियों की आउटपुट बढ़ेगी। जब फैक्ट्री की आउटपुट बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो उनके नजदीक अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का तरीका यही है कि आप डिमांड को बढ़ाना शुरू कर दें। अनएम्प्लॉयमेंट कैन परसिस्ट ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड, नॉट ऑलवेज सेल्फ करेक्टिंग। ये हमेशा सेल्फ करेक्टिंग नहीं करती। क्यों? क्योंकि केन्स का ये कहना था कि जो वेजेस हैं ये अपवर्ड तो फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी ऊपर तो बढ़ सकती हैं, लेकिन ये डाउनवर्ड फ्लेक्सिबल नहीं होती, रिजिड होती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब एक दफा वेजेस बढ़ जाती है तो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि आप तनख्वाहें कम कर दें। तनख्वाहें एक दफा बढ़ गई अब वो कम नहीं हो सकती, क्योंकि जब कम होगी तो ट्रेड यूनियंस होती हैं, गवर्नमेंट लॉज होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो उसकी वजह से वेजेस कम हो नहीं सकती। बढ़ तो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। इसलिए जब वेजेस कम नहीं हो सकती तो ज्यादा वेजेस की वजह से फिर लेबर सप्लाई ज्यादा रहती है। जब ज्यादा रहेगी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का तरीका एक ही है कि आप डिमांड बढ़ाएं। जब आप डिमांड बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट भी आपकी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। फोकस, इसका फोकस शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एंड डिमांड साइड मैनेजमेंट पे है कि इसका केंद्र का सबसे बड़ा फोकस जो है वो शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस और डिमांड साइड मैनेजमेंट पे है कि डिमांड साइड को मैनेज करें ताकि आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। फिस्कल पॉलिसी ये बड़ा अहम रोल, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल सबसे अहम मानता है, इसलिए इसको क्रूशल ये रोल प्ले करता है कि फिस्कल पॉलिसी बहुत अहम है, इसमें ये जरूर इसको अडॉप्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन कैन इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेशन की जो पॉलिसी है वो एग्रीगेट डिमांड को ड्राइव कर सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं ये यूजफुल है बट लेस इफेक्टिव है ड्यूरिंग लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप जब इंटरेस्ट रेट बहुत लो तो ऐसी सूरत में इन्फ्लेशन या ऐसी सूरत में जो आउटपुट को मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बढ़ाती। प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं प्राइसेस आर स्टिकी एंड डू नॉट एडजस्ट क्विकली। बहुत ज्यादा जल्दी से ये क्विक एडजस्ट नहीं करती, यानी फौरन तौर पे ये कम नहीं हो जाती है, ज्यादा नहीं हो जाती। ये कॉजिंग प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। यानी वेजेस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, प्राइसेस के कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, प्राइसेस की मेन्यू कार्ड उसकी कॉस्ट होती है कि जो आपने कार्ड प्रिंट करवा लिया हुआ है, अब वो प्राइस आप पूरी तौर पे बढ़ा नहीं सकते, पूरी तौर पे कम नहीं कर सकते। दोनों सूरतों में फिर क्या होता है, आपकी प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट रह सकती है। और उसके बाद की गॉड कहते हैं इन द लॉन्ग रन वी आर डेड। हम लॉन्ग रन में सारे मर जाते हैं, इसलिए लॉन्ग रन की का सवाल ही पैदा नहीं होता। सारी जो बातें हैं वो शॉर्ट रन में करें। तो शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट रन में फिर आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है वो डिमांड है कि डिमांड को बढ़ाएंगे तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर हो जाएगी और आपकी आउटपुट भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये थे बहरहाल केन्जियन व्यू कि केन्स क्या कहते हैं और क्लासिकल्स क्या कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल आईएस की तरफ। आईएस कर्व किसकी डेफिनेशन देख लें पहले। IS, it is a curve. This is a curve which shows different combinations of interest rate and national income
वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसे कॉम्बिनेशन है इंटरेस्ट रेट का और नेशनल इनकम के, हर हर कॉम्बिनेशन पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हो जाएगी, हर कॉम्बिनेशन पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हो जाएगी। तो इट इज अ कर्व व्हिच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड नेशनल इनकम वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आगे है मैथमेटिकल डेरिवेशन। याद रखिएगा इस सवाल में, जो सवाल कर रहे हैं इसमें उन्होंने मैथमेटिकल पूछा नहीं है, उन्होंने कहा सिर्फ ग्राफिकली ड्राइव करना है। मैं मैथमेटिकल इसलिए ड्राइव कर रहा हूं कि बाद का जरूरी नहीं है कि पेपर में उसने अगर मैथमेटिकल नहीं पूछा तो अगली दफा नहीं पूछेगा, इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैं मैथमेटिकल भी कर दूं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैथमेटिकल आ जाए तो आप इसको ये ड्राइव कर सके। तो ये बहरहाल इसलिए मैं इसको, लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल में उसने मैथमेटिकल नहीं पूछा, अगर नहीं पूछा तो फिर आपको ये वाला पोर्शन करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पोर्शन फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन अगर वो पूछ लेता है तो फिर आप ये पोर्शन उसको ड्राइव करेंगे। तो चलते हैं रिलेट, हम कह लेते हैं सी है इज इक्वल सी नॉट प्लस सी वाई, और आई है हमारे पास आई नॉट माइनस वी आई। अब वाई आपको पता है सी प्लस आई के इक्वल होता है, तो सी की वैल्यू हमने लिख ली सी नॉट प्लस सी वाई, ये आ गई हमारे पास, और आई की वैल्यू आ गई आई नॉट माइनस वी आई। अब ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे कि सी नॉट से मुराद ऑटोनोमस कंजम्पशन है और सी वाई से मुराद इंड्यूस कंजम्पशन है, और आई नॉट से मुराद ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और वी सेंसिटिविटी है टू इन्वेस्टमेंट, सेंसिटिविटी ऑफ इंटरेस्ट रेट टू इन्वेस्टमेंट। ये स्मॉल आई जो ना ये इंटरेस्ट रेट को जाहिर करता है, तो वी सेंसिटिविटी ऑफ इंटरेस्ट रेट टू इन्वेस्टमेंट को जो ना वो जाहिर करता है। तो y इज इक्वल सी प्लस आई, y इज इक्वल सी नॉट प्लस सी वाई प्लस आई नॉट माइनस वी आई। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, सी वाई उधर जाके माइनस सी वाई हो गया, यहाँ से y कम लिया रहेगा वन माइनस सी, और इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा सी नॉट प्लस आई नॉट ओवर वन माइनस सी माइनस वी आई ओवर वन माइनस सी। अब ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा ये वाला पहला, ये सी नॉट प्लस आई नॉट ओवर माइनस सी, इसको हम कहते हैं ये इंटरसेप्ट है। ये दो चीजें याद रखनी है आपने, आगे इस क्वेश्चन में ये काम आएंगे। ये वाला हिस्सा इसको हम कहते हैं ये इंटरसेप्ट है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। सी नॉट प्लस आई नॉट ओवर वन माइनस सी इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब ये वाला पॉइंट होता है जहां से आपका ग्राफ स्टार्ट होता है, और ये स्लोप है। स्लोप मतलब उसका झुकाव, उसकी स्लोप किस तरह की होती है। तो स्लोप में ये इंटरसेप्ट में हिस्सेदार कौन है, एक सी यानी कंजम्पशन और दूसरा इन्वेस्टमेंट, ये दोनों इस स्लोप के इंटरसेप्ट के जिम्मेदार है। और स्लोप का जिम्मेदार कौन है, वी। वी मतलब सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट। तो ये दो चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, आगे हम जब ग्राफ बनाएंगे तो फिर आपको ये काम आएंगे। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम इसके चार फेजेस हम इसके बनाते हैं, चार तरह के हम इसके बनाएंगे। मेरा पास चूंकि जरा व्हाइट बोर्ड है तो लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप इसको जरा स्केल से बनाएंगे, इसलिए आप ज्यादा अच्छे तरीके से इसको बना लीजिएगा। ये वाला जो पोर्शन है इसमें हम इनकम और सेविंग को रखेंगे, इस वाले पोर्शन में सेविंग और इन्वेस्टमेंट को रखेंगे, इस वाले पोर्शन में इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट को रखेंगे, और इस वाले पोर्शन में इंटरेस्ट रेट को और इनकम को रखेंगे। जरा ये चीज ध्यान में रखनी है कि आमने सामने वाले सेम रहेंगे, इधर ऐसा तो इधर भी ऐसा होगा, इधर आई है तो इधर भी आई होगा, आमने सामने वाले सेम रहेंगे। इधर वाई है तो इधर भी वाई रहेगा, और इधर इंटरेस्ट रेट है तो इधर भी इंटरेस्ट रेट ही रहेगा। ये बात है में रखनी है। अब हम बारी बारी इसको जरा एक्सप्लेन कर दें कि ये चीजें क्या है। ये वाला जो पोर्शन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हम इसको कह लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जाहिर करता है आपकी सेविंग का और इनकम का रिलेशनशिप। सेविंग और इनकम का रिलेशनशिप आपको पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वलिटी को जाहिर करता है, यानी आपको पता है जब एट इक्विलिब्रियम सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के इक्वल ही होती है, इसलिए हम यहाँ पे 45 डिग्री का एक लाइन बनाएंगे। आपने भी इसको 45 डिग्री की एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। ये इक्वलिटी को जाहिर करती है कि जितनी सेविंग है उतनी ही इन्वेस्टमेंट। तो ये बार इन्वेस्टमेंट का और इंटरेस्ट रेट का फंक्शन है, जिसमें आपको पता है कि
इन्वेस्टमेंट नेगेटिव होती है इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेट, इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। तो ये एक नेगेटिव लाइन जो है ना वो हमारे पास आती है। और इस खाने में यानी इस खाने में हम लोग क्या बनाएंगे, आपका IS कर्व, इसको हम ड्राइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सपोज करते हैं कोई एक इंटरेस्ट रेट हम ले लेते हैं, वो इंटरेस्ट रेट हमारे पास ये I1। इस इंटरेस्ट रेट पे हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो इसके लिए हम इसको इन्वेस्टमेंट वाले कर्व तक लेके जाएंगे। ये जी हम इस इंटरेस्ट रेट पर हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो है हमारे पास I0 I1, और इस इन्वेस्टमेंट पर हमारे पास जो सेविंग है वो है जी आपके पास I0 पे I1 पे S1 हमारे पास सेविंग है, S1 हमारे पास सेविंग है। और इस सेविंग पे हमारे पास इनकम कितनी है जी, वो सपोज करते हैं ये है, ये मेरी लाइनें कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी हैं तो आपने ये खुद बनाना ही है, तो स्केल से बनाइएगा तो लाइन सीधी रखनी है आपने, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा ग्राफ। इसलिए मेरी लाइनों पे ना जाना, तो ये आपने बनाना। ये पॉइंट आ गया आपके पास पॉइंट ए, ये पहला पॉइंट, एक कॉम्बिनेशन आ गया इंटरेस्ट रेट का और ये वाई का एक कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गया। अब अगर हम क्या करते हैं, अब हम सपोज करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट रेट, इनकम वही रहती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट I2 हो गया। अब हमें पता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट पहले से कम हो गई। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आपकी जो है इंटरेस्ट रेट कम हो गई तो सेविंग आपकी बढ़ गई और इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो गई। तो ऐसे सूरत में क्या होगा, ऐसे सूरत में ये होगा, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगी तो लोगों के पास प्रेशर आएगा कि वो ज्यादा पैसे सेव करें, तो ज्यादा पैसे सेव करेंगे तो इंटरेस्ट रेट आपकी, इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो सेविंग ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो इसका फर्क ये पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कम होने से आपकी इनकम कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम होने से आपकी इनकम कम हो जाएगी। जब इनकम कम होगी तो उससे आपकी सेविंग भी कम हो जाएगी, तो जितनी इन्वेस्टमेंट कम हुई है उतनी सेविंग भी कम हो जाएगी, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोबारा इक्वलाइज कर देगी। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपकी जो इंटरेस्ट रेट, जो इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हुई तो अल्टीमेटली सेविंग कम हो गई, सेविंग कम होने से आपकी इनकम भी कम हो गई। तो आपकी इनकम अब कम होके वाई नॉट हो गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चले गई। तो इसी के से अगर आपकी इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट आपका कम हो गया, इंटरेस्ट रेट कम होने से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो ये सिलसिला उल्टा चलना शुरू हो गया, यानी इंटरेस्ट रेट कम हो गया, इंटरेस्ट रेट कम होने से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। अब यहाँ पे सेविंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, तो जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो ये आपकी इनकम को बढ़ाएगी, जब इनकम को बढ़ाएगी तो आपकी सेविंग बढ़ेगी, और जब सेविंग बढ़ेगी तो जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी उतनी ही सेविंग बढ़ जाएगी, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोबारा इक्वलाइज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप दोबारा इसको, इन पॉइंट्स को मिलाएं। मैं दोबारा कह रहा हूं कि मेरी चूंकि लाइनें टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस व्हाइट बोर्ड को यूज करते हुए, तो आपने इसको सीधा रखना है ताकि ये आपका एग्जैक्ट बन जाए। तो ये आ गया बेटा पॉइंट सी। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे अगर आप, पॉइंट ए बी और सी को, ये पॉइंट ए बी और सी, इनको मिलाएंगे तो ये वाली जो कर्व बनेगी ये आपकी क्या बनेगी, आई एस। तो इट इज द कर्व विच शोज कॉम्बिनेशन इंटरेस्ट रेट और इनकम का, इंटरेस्ट रेट का कॉम्बिनेशन और इनकम का कॉम्बिनेशन,
इंटरेस्ट रेट का कॉम्बिनेशन और इनकम का कॉम्बिनेशन, जहां पे आपकी सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट के, तो यहाँ पे सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट के, यहाँ पे सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट के। तो ये आपका डेरिवेशन आ गई ग्राफिकली इसकी, क्या इसको कहते हैं, IS करती है। अब हम इसकी पोजीशनिंग की बात करते हैं और इसके स्लोप्स की बात करते हैं। तो पोजीशनिंग का मतलब ये है कि इसकी शिफ्टिंग IS कर्व शिफ्ट कैसे हो सकता है, ये IS कर्व। तो इसका सिंपल फार्मूला याद रखिएगा, राइट शिफ्ट IS इस साइड पे कब शिफ्ट होगा, IS शिफ्ट होगा इफ कंजम्पशन बढ़ जाए, जैसे मैंने बताया था कि ये इंटरसेप्ट है, तो कंजम्पशन बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या टैक्सेस कम हो जाए। इन चारों कामों में से कोई भी काम हो जाए, ये चारों इकट्ठे हो जाए, ये चारों में से कोई एक हो जाए, कंजम्पशन बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या टैक्सेस कम हो जाए, तो आपका IS इधर को शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी पोजीशनिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। तो लेफ्ट शिफ्ट कैसे होगा, यानी ये इस साइड पे कब मूव करेगा, जब ये उल्टा हो जाए, इफ कंजम्पशन कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाए, या टैक्सेस बढ़ जाए, ये तीनों कम हो और ये बढ़ जाए, तो ये आपका जो IS कर्व है वो बैकवर्ड को शिफ्ट हो जाएगा, ये IS0 बन जाएगा और ये IS2 बन जाएगा। तो ऐसे इसको हम कहते हैं, ये पोजीशन है कि ये कैसे इधर उधर मूव करेगा। अब आगे है जी इसके स्लोप्स। स्लोप के लिए हमने देखा था उसमें अपनी प्रेजेंटेशन में कि जिम्मेदार है V क्या है, ये सेंसिटिविटी है ऑफ इंटरेस्ट रेट टू इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी टू इन्वेस्टमेंट है ये V, यानी अगर V ज्यादा होगा, ये बातें में रखिए, अगर V की वैल्यू ज्यादा होगी तो IS कर्व विल बी फ्लैटर, यानी जितनी जैसे जैसे ज्यादा होती जाएगी ये कर्व V की वैल्यू, IS कर्व फ्लैटर बनता जाएगा, ये IS कर्व ऐसे फ्लैट होगा। तो जितनी V की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी ये IS कर्व ऐसे फ्लैटर होता जाएगा, और होते होते अगर ये V की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यानी इन्फिनिटी तक चला जाए, तो ये फ्लैटर होते होते ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इफ V इज इक्वल इन्फिनिटी तो IS कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल। तो V अगर बढ़ेगा तो IS कर्व फ्लैटर बनेगा, और V अगर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम यानी इन्फिनिटी तक चला जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। अब आते हैं अगर V कम होता है, इफ V कम होता जाता है, V की वैल्यू कम होती जाती है, तो IS कर्व याद रखिएगा स्टीपर होता जाएगा, स्टीपर और स्टीपर और स्टीपर और स्टीपर और स्टीपर होते होते ये वर्टिकल हो जाएगा। तो IS कर्व विल बी स्टीपर। और अगर V कम होते होते बिल्कुल जीरो हो जाए तो IS कर्व विल बी वर्टिकल। तो ये IS कर्व वर्टिकल हो जाए। तो ये थे जी बहरहाल, तो फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं पोजीशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर C है, I है और G है और T है, और स्लोप के इफेक्ट करने वाला फैक्टर V है। V ज्यादा होगा तो फ्लैटर हो जाएगा, V कम होगा तो ये स्टीपर हो जाएगा। तो ये था बहरहाल जी IS का कंप्लीट सवाल। तो यहाँ पे अब आपका कंप्लीट पेपर 2024 का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप इसको एंजॉय करेंगे, आपको समझ आएगा, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें।
अल्लाह आपका हामी नस्र हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पेपर के साथ, तब तक की इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।